Hello everyone. Welcome to Exam Success Mantra. Myself Sonali Bharadwaj. Guys, आज आप लोगों के लिए मैं लेसन नंबर 5 एंड 6 लेकर आई हूँ क्लास 7th का हिस्ट्री। हम लोगों की जो 6th क्लास की हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम कर रहे हैं 7th क्लास की हिस्ट्री, जो कि हमारी मेडिवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, जिसके अंदर हमने लास्ट चैप्टर के अंदर मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। वो कब आए, किस सदी में उनका जो विकास है हुआ, कहाँ तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया, और जो कौन कौन से जो मुगल शासक थे उनके बारे में भी पढ़ा। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो गाइस वो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा, वो जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आप लोगों को अभी जो मेडिवल पीरियड के आगे के जो चैप्टर्स आएंगे, 4th के बाद के 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि इनको अच्छे से करना है, अपना जो टाइम है वो वेस्ट मत करिए, पढ़ते रहिए। पता नहीं कब जो है आप लोगों की एग्जाम की डेट आ जाए, तो जितना हो सकेगा आप लोगों को उतना टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे लेसन नंबर 5 एंड 6। देखिए गाइस, लेसन नंबर जो 5 है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इमारतों के बारे में, कि जो मेडिवल पीरियड था उसके अंदर कौन सी जो इमारतें हैं, किस तरीके की इमारतें बनाई गई थी, कौन सी जो टेक्निक है वो यूज की गई थी। शासकों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से शासक ने कौन सी इमारत कब बनाई थी। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के आने के चांसेस इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5, शासक व इमारतें। ठीक है, फर्स्ट है कुतुब मीनार के बारे में पढ़ेंगे। कुतुब मीनार 1199 में इसका निर्माण हुआ था, और ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। पहली मंजिल का निर्माण किया गया था, बाकी 4 मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, तो फर्स्ट जो कुतुब मीनार, जो सबसे फर्स्ट जो फ्लोर था उसका पहली मंजिल थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी 1199 में, याद रखिएगा। और बाकी जो 4 मंजिलें थी उसका निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, अब देखिए आगे आता है अधिरचना। अधिरचना किसे कहा जाता है कि भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, यानी कि कोई भी एक मीनार है, कोई भी एक स्ट्रक्चर है, कोई भी भवन है, ठीक है, तो वो है भूतल से ऊपर, यानी कि वो धरती पे टच नहीं हो रहा है, यानी कि वो धरती पे टच नहीं हो रहा है। तो उस जो वो जो पार्ट है उस भवन का, उसको हम कहेंगे अधिरचना। ठीक है, कि अगर कोई भी भवन है, कोई भी इमारत है, कोई भी ऐसी मकान है जो कि बहुत ही पुराना है, लेकिन वो पुराना नहीं, आज के टाइम में भी हम उसको अधिरचना ही कहेंगे, कि जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उसको अधिरचना कहा जाता है। भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, कि वो धरती पे टच नहीं हो रहा उसका कोई भी पार्ट, तो उसको हम अधिरचना कह सकते हैं। नेक्स्ट आएगा 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकारों और भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे व खिड़कियां बनाने लगे। ठीक है, छत, दरवाजे व खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहती रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई। देखिए, टोड़ा निर्माण शैली क्या थी? पहली बात तो ये देखेंगे कि ये 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य बनाया था वास्तुकारों ने। भवनों में और अधिक कमरे और खिड़कियां और दरवाजे बनाने लगे। उस टाइम के जो हम भवन देखेंगे, जो इमारतें देखेंगे, वहां पर बहुत ज्यादा दरवाजे मिलेंगे और बहुत ज्यादा खिड़कियां भी, पुरानी इमारतों के मुकाबले ज्यादा दरवाजे और खिड़कियां दिखेंगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां 2 खंभों पर, यानी कि 2 पैरेलल खंभे हैं, आमने सामने 2 खंभे खड़े हैं, उनके आसपास एक वी शेप में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे, यानी कि उनको इस तरीके से खंभों से जोड़ा जाता था, जिसको अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली कहा जाता था। ठीक, तो ये याद रखिएगा टोड़ा निर्माण शैली कौन सी है। अब देखिए महत्वपूर्ण शब्द, ये जो हैं इसमें से 2 तो हैं स्टार्टिंग के मंदिर से रिलेटेड,
महामंडप, कि जहां नृत्य का आयोजन होता था, उसको क्या कहा जाता था? महामंडल। गर्भगृह, ये लास्ट चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि गर्भगृह क्या होता है, कहा जाता है कि मंदिर का वह स्थान जहां पर उस मंदिर के मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है, उसको गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, कि क्या है? मंदिर का वह स्थान जहां मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती थी, जो कि जब मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि हम जब भी किसी मंदिर के सामने से जाते हैं तो कई बार हमें उनके मेन गेट से सीधा हमको मूर्ति के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो वो जैसे शिव मंदिर है तो शिव जी की मूर्ति हमको कई बार बिल्कुल सामने दिखाई देती है, तो वो गर्भगृह के अंदर रखी मूर्ति है, जो कि मेन मूर्ति है। अगर वो शिव मंदिर है तो शिव भगवान की जो मूर्ति है, जो मेन मुख्य मूर्ति है, वो हमको दिखाई देती है। तो जहां पे वो रखी गई होती है उसको हम गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चारु पल्लम, इसका मतलब है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। नेक्स्ट है चापाकार रूप, दरवाजों व खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह रूप चापाकार था। ठीक है, चापाकार रूप की जो भवन बनाए जाते थे उसके ऊपर जो उसकी अधिरचना होती थी उसको मेहराबों पर उसका भार डाला जाता था, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर जो कई बार नक्काशी सी करी जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वास्तुकला का चापाकार रूप। हमने पुराने टाइम में भी देखा होगा, जो हम अगर कोई मॉन्यूमेंट वगैरह जब कई बार हम घूमने जाते हैं तो दरवाजे के ऊपर खिड़कियों पे किसी तरीके का कोई ना कोई काम जरूर करा हुआ होता है, तो उसको एक तरीके से हम वास्तुकला का चापाकार रूप कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वास्तुकला का चापाकार रूप और अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली। ठीक है, इसके अंदर दो खंभों के ऊपर खिड़कियों का दरवाजों का भार डाला जाता है और चापाकार में की मेहराबों के ऊपर डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दोनों में बस डिफरेंस ये है कि एक में खंभों के ऊपर डाला जाता है उनका भार और दूसरे में मेहराबों के ऊपर उसका भार डाला जाता है। ठीक है, फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। होज सुल्तानी या राजा का तालाब सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाया। आप लोगों के बुक में है गाइस ये, तो अच्छे से करिए। होज सुल्तानी किसने बनाया था, या उसको क्या कहा जाता था? राजा का तालाब भी बोला जाता था, और वो बनाया था सुल्तान इल्तुतमिश ने। फारसी शब्द आबाद व आबादी, जो फारसी शब्द हैं आबाद और आबादी, आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। ठीक है, आब यानी के पानी। देखिए दोबारा देख लीजिए, आबाद और आबादी शब्द निकले हैं आब से, ये दोनों फारसी शब्द हैं और आब का मतलब होता है पानी। ठीक है, नेक्स्ट है, गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक, कि रजनी का जो सुल्तान था महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। अगर आता है कि सुल्तान महमूद जो है, गजनी के सुल्तान थे महमूद, किसके समकालीन थे? तो वो राजेंद्र प्रथम के। नेक्स्ट आता है, चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कि चार बाग जो परंपरा है सबसे पहले किसने शुरुआत करी थी उसकी? तो वो अकबर ने करी थी। ठीक है, आईने अकबरी अबुल फजल, ये भी मैंने आपको बताई थी, इनकी प्रशंसा में लिखी गई बुक है। किसने लिखी थी ये? आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको रिपीटेडली जितनी बार अकबर का नाम आया उतनी बार मैंने बताई है, तो कमेंट में मुझे बताइए आईने अकबरी और आईने अकबरी किसने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हस्त बिहिस्त की परंपरा। क्या है ये? हस्त बिहिस्त की परंपरा जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। अब कई बार क्या होता था कि जो पुराने टाइम में जो घर होते थे कि एक कमरा होता था जो मेन हॉल जिसे कहते हैं, ठीक है, और उसके आसपास कमरे बने होते थे 8। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ, वह इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। ठीक है, इमारत का निर्माण हुआ था लाल बलुआ पत्थर से और जो किनारे हैं वो सफेद संगमरमर के बने होते थे हस्त बिहिस्त की परंपरा में। आ गया समझ में कि एक जो हॉल जिसे कह सकते हैं हम, मेन जो कमरा होता था, केंद्रीय कक्ष मेन होता था, और उस कमरे के आसपास और बाकी गोलाई में 8 और कमरे बने होते थे, और वो किसके बने होते थे? लाल बलुआ पत्थर से इस इमारत का निर्माण होता था और किनारे सफेद संगमरमर के बने होते थे। नेक्स्ट है,
चिहिल सुतुन यानी के 40 खंभों का सभा भवन। याद रखिएगा नाम। पित्रादुरा क्या था? उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर व अलंकृत नमूने। कि संगमरमर कोई है, बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर दबाकर, छाप देकर, किसी भी तरीके से दबाकर कोई भी आकृति उभारना, ठीक है, कोई भी नमूने सुंदर और अलंकृत, रंगीन जो है, कलरफुल कोई भी पिक्चर बनाना, उस शैली को हम कहेंगे पित्रादुरा। ठीक है। नेक्स्ट आता है बांग्ला गुंबद। बांग्ला गुंबद छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत, यानी कि छत कैसी थी? गोलाई में छप्पर की तरीके से। जो पुराने टाइम में जो झोपड़ियों पे छप्पर डाले जाते थे, इस तरीके से गोलाई में छतें बनाई जाती थी। इनका प्रयोग मुगलों, यानी कि मुगल में किसने? अकबर ने भी किया था सबसे पहले। ठीक है। गौथिक एक वास्तुकला की शैली जिसमें नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता है और उड़ते हुए पुश्ते का चित्रण है। उड़ते हुए पुश्ते की यानी कि इस टाइप की उसमें कलाकारी यानी कि चित्रकारी की जाती है। तो वास्तुकला की एक शैली थी। ठीक है। तो गौथिक जो है शैली किसके अंदर यूज की गई? चर्च जो होते थे उसमें ये यूज की जाती थी, चर्च के अंदर, कि ऊंचे चर्च जो है वो ऊपर से नुकीला होता है। ठीक है। रंगीन कांच का प्रयोग और उसकी जो खिड़कियां हैं उसके ऊपर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कलरफुल जो कांच है वो लगे होते हैं। उड़ते हुए पुश्ते का चित्रण और उसके बाहर उड़ते हुए जो पुश्ते हैं उसका चित्र भी बना होता है। ठीक है। आ गए समझ में? आप लोगों के लिए इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट था जिसमें से रिपीटेडली आता है क्वेश्चन। अब क्या आया था गाइस अभी तक में? कुतुब मीनार के बारे में। ठीक है। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनाई थी 1199 में। बाकी 4 मंजिल इल्तुतमिश ने बनाई 1239 में, 29 में, सॉरी। ठीक है। अधिरचना भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, ये भी आ चुका है। अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली अच्छे से करिएगा। इसके उपमें इसमें जो भवनों की छत हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनका भार किसके ऊपर डाला जाता है? खंभों के ऊपर। और जो चापाकार रूप है शैली का, उसमें मेहराबों के ऊपर उसका भार डाला जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है। ठीक है। नेक्स्ट आता है महामंडप क्या था? क्वेश्चन आ चुका है। गर्भगृह, जहाँ पे मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है मंदिर के अंदर, उसको गर्भगृह कहा जाता है। चारुपल्लम चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है जो वो बता रही हूँ। ठीक है। चिहिल सुतुन, ये भी आ चुका है। 40 खंभों का सभा भवन। पित्रादुरा क्या है? 2012 के पेपर में आया था। पित्रादुरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने। ठीक है। गौथिक शैली आ चुका है। गौथिक शैली क्या है कि कहाँ यूज की जाती है? ज्यादातर ये चर्च में जो है वो यूज की जाती है। उसमें नुकीले होते हैं, वो जो भवन होते हैं, जो भी इमारत बनाई जाती है वो नुकीली होती है, रंगीन कांच का प्रयोग होता है और उड़ते हुए पुश्ते जो है वो बनाए जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है। तो अब देखिए लेसन नंबर 6, नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। ठीक है। नगरों के बारे में पढ़ेंगे, व्यापारियों के बारे में पढ़ेंगे और शिल्पकारों के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या हैं। ठीक है। अब देखिए नगरों के क्या क्या प्रकार थे। मेडिवल पीरियड में आप लोगों को नगरों के कौन कौन से प्रकार दिखेंगे? तो नगर थे वही 4 प्रकार के, कि मंदिर नगर। मंदिर नगर वो नगर थे कि जो मंदिरों के आसपास जो नगर हैं वो बसाए जाते थे, उनको मंदिर नगर कहा जाता था। ठीक है। मंदिरों के आसपास बसाए जाने वाले जो एरिया होता था वहां पे मंदिर, क्योंकि उस टाइम पे बहुत समृद्ध होते थे। जो सोमनाथ का मंदिर आप लोगों ने सुना है, पढ़ा भी है उसके बारे में, तो वो इतना प्रसिद्ध था, उसमें वो उस मंदिर में इतना पैसा था। उससे क्या होता था, एक तरीके से वहां पर कहते हैं ना आजकल जो ट्रेवलर्स जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटन स्थल, बहुत बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में भी वो जाना जाता था। तो वहां पे लोग ज्यादा आते थे, जिससे क्या होता था, जो वहां पे आसपास धीरे धीरे लोग बसना शुरू हो गए, उस मंदिर के थ्रू वहां पर एक नगर जो है आसपास वो बस गए। कोई फूल बेच रहा है, कोई मंदिर में काम कर रहा है, कोई आसपास छोटी मोटी जो मार्केट है वो लगने लग गई थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मंदिर के आसपास जो है वो नगर बनना शुरू हो गया था। तो उन नगरों को कहा जाता था मंदिर नगर।
ठीक है। एक वाणिज्यिक शहर, वाणिज्यिक जहां से व्यापार किया जाता था, ठीक है। सबसे बड़े कौन से थे? कोलकाता और बंबई और मद्रास, 3 इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। तो ये थे वाणिज्यिक शहर जहां से व्यापार किया जाता था, समुद्र के रास्ते हो या ट्रेन तो खैर उस टाइम पर आई नहीं थी, वो बाद में आई है, ठीक है। तो समुद्र के रास्ते उस टाइम पे बंदरगाह के द्वारा जो व्यापार किया जाता था या सड़क मार्ग के द्वारा, तो जो इम्पोर्टेंट शहर है वो ये 3 हैं। नेक्स्ट आता है एक प्रशासनिक केंद्र, प्रशासनिक जहां से प्रशासन चलाया जाता था, जहां से राज्य चलाया जाता था। तो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो था प्रशासन का, वो उसकी राजधानी होती थी, जहां से वो सभी कार्य जो है वो संचालित करता था। और राजधानी के अंदर ही जो राजा है उसका डायरेक्ट नियंत्रण अपनी राजधानी पे होता था। बाकी जो राज्य उसके आगे अंदर आते थे उसमें वो अपने अपने मंत्रियों को नियुक्त करता था, ठीक है। लेकिन राजा का डायरेक्ट जो नियंत्रण है, सीधा सीधा नियंत्रण अपनी राजधानी के ऊपर होता था, क्योंकि वहां से एक वो अपना जो काम है, जो प्रशासन है वो चलाता था। एक पत्तन नगर, ठीक है, एक पत्तन जहां से समुद्री रास्ते के द्वारा जो व्यापार है वो किया जाता था। तो ये 4 तरीके के नगर थे, मंदिर नगर, प्रशासनिक नगर, वाणिज्यिक शहर और एक पत्तन नगर, ठीक है। ये आ गया समझ में इतना आई थिंक आप लोगों को। तो नेक्स्ट देखिए अब शहर और मंदिर कि कौन से शहर में कौन सा मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एमपी में, मध्य प्रदेश में है भिल्ल स्वामिन, ठीक है, भिल्ल स्वामिन का मंदिर। गुजरात का सोमनाथ का मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ चुका है कि सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। तमिलनाडु में कांचीपुरम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति, ठीक है, मदुरई और आंध्र प्रदेश तिरुपति। आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, एमपी मध्य प्रदेश में बिलेन स्वामिन, गुजरात सोमनाथ, तमिलनाडु कांचीपुरम, मदुरई और आंध्र प्रदेश तिरुपति, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा, तीर्थ स्थल धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हुए। अब ये देखिए हमने ऊपर किसके बारे में पढ़ा था, मंदिर नगर के बारे में पढ़ा था कि जहाँ पे आसपास मंदिर थे, तीर्थ स्थान थे, तो वो धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते चले गए थे। वृंदावन इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तिरुवन्नमलाई ऐसे नगरों के उदाहरण हैं जो कि मंदिर नगर, अगर आप लोगों के में आता है कि भाई इनमें से मंदिर नगर कौन सा है, और उसमें ऑप्शन में अगर आपका वृंदावन या तिरुवन्नमलाई आता है तो ये टिक लगाकर आइएगा कि आसपास जो मंदिर, तीर्थ स्थलों के आसपास जो नगर विकसित हुए थे उनको मंदिर नगर कहा जाता था। वृंदावन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में, ऐसे नगरों के उदाहरण हैं। अजमेर 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया, यानी कि उनका हेडक्वार्टर जो है वो बनाया गया था, मुगलों ने उसका हेडक्वार्टर बनाया था वहां पर अपना अजमेर में, ठीक है। मंडपिका, मंडपिका मंडी या हट, ठीक है। मंडियां आजकल लगती हैं जहां पे हम जो व्यापारी हैं अपने जाकर माल बेच सकते हैं, बाजारों को कहा जाता है मंडी, तो वही चीज है मंडपिका यानी कि मंडी, जिसको हट या हाट भी कहते हैं। दिल्ली हाट बहुत ही फेमस है, गए भी होंगे बहुत से स्टूडेंट, वहां पर भी सामान बेचा जाता है। तो इसी टाइप की जो है वो बाजार होते थे, मंडपिका जिसको बोला जाता था, जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा, जहां आसपास के गांव अपनी उपज बेचने के लिए आते थे। वहां ऐसी गलियां थी जहां दुकानें और बाजार थे जिन्हें हट और बाद में क्या कहा गया, हाट कहा जाने लगा, ठीक है। मंडपिका यानी कि मंडी, और मंडी का मतलब क्या होता है, बाजार, वही चीज ध्यान रखिए। अब वहां पे लोग क्या करने आते थे, अपनी उपज बेचने आते थे, और आसपास वहां पे दुकानें थी, बाजार थे, जिन्हें हट कहा जाता था और बाद में उनको हाट कहा गया। नेक्स्ट आता है गिल्ड, ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस। गिल्ड क्या था? एक व्यापार संघ है जिसको गिल्ड कहा जाता है, जिसे व्यापारी अपने हितों की रक्षा के लिए बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा दक्षिण में 8वीं शताब्दी में अनेक ऐसे संघ थे जिसमें प्रसिद्ध थे मणिग्रामम और नाना देशी। अब व्यापारी संघ, क्वेश्चन देखिए क्या आया था,
व्यापार मणिग्रामम और नाना देशी क्या है ये थे व्यापारी संघ। अगर इनके ऑप्शन में आता है गिल्ड तो भी ठीक है, और अगर आता है ऑप्शन में व्यापारी संघ तो मणिग्रामम और नाना देशी। याद रखिएगा, ये प्रायद्वीप के अंदर व दक्षिण पूर्व एशिया व चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय थे जो लाल सागर के बंदरगाहों और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार करते थे। ठीक है, वे इनमें मसाले और कपड़े बेचते थे। वह बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत और दक्षिण पूर्व एशिया व चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। ठीक है, चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जो समुदाय है वो क्या करता था, वो व्यापारी समुदाय था, व्यापारी वर्ग था। ठीक है, और अगर आ जाता है व्यापारी संघ कौन से थे, तो व्यापारी संघ है मणिग्रामम और नाना देशी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा काबुल और कांधार। अब काबुल और कांधार किसके लिए इंपॉर्टेंट था, रेशम और घोड़ों के व्यापार के लिए। ठीक है, जिसको रेशम मार्ग कहा जाता था, सिल्क रूट। फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में इसका मैंने आप लोगों को बताया है। सिल्क रूट क्या है, रेशम मार्ग, जहां से रेशम जो है वो लाया जाता था, आयात निर्यात किया जाता था, उस रास्ते को सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग नाम से जाना जाता था। और घोड़ों का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। ठीक है, काबुल और कांधार किसके लिए प्रसिद्ध थे, रेशम के लिए और घोड़ों के व्यापार के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आता है बीदरी, ये भी आया है, बीदरी और बीदर। याद रखिएगा, बीदर है एक शिल्पकारों का वर्ग जो क्या करता था, चांदी और तांबे में जड़ाई का काम, उसके लिए वो बहुत ही फेमस था कि कोई भी मटेरियल होता था, कोई बर्तन होता था, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज जो उपयोग में लाती थी, चांदी की या तांबे की बनी होती थी, उसके ऊपर वो जड़ाई का काम करते थे, तो उसके लिए वो समुदाय प्रसिद्ध था। ठीक है, जिस कारण इस शिल्प का नाम बीदरी पड़ गया। बीदर समुदाय के लोग थे, चांदी और तांबे के ऊपर जड़ाई का काम करते थे, और बीदर समुदायों के शिल्पकारों के नाम के ऊपर ही इस कला का नाम क्या पड़ा, बीदरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम्पी। यह नगर तुंगभद्रा व कृष्णा नदियों की घाटी में स्थित है। यह 1336 में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। यहाँ महानवमी पर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व था जो आज नवरात्रि पर्व कहलाता है। ठीक है, हम्पी कहाँ पे था, ये क्वेश्चन आया है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों की घाटी में स्थित। दोनों पॉइंट आए थे, ये तुंगभद्रा और कृष्णा नदी की घाटी में स्थित हम्पी नगर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा दक्कन के सुल्तान। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कौन से थे ये, पहले मैंने लास्ट चैप्टर में भी करवाया था सॉरी। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और बरार। वाणिज्यिक केंद्र वाणिज्यिक की वो जगह जहां से व्यापार जो है वो किया जाता था, जहां से जो माल है वो खरीदा जाता था, बेचा जाता था, उस केंद्र को, उस जगह को क्या कहा जाता था, वाणिज्यिक केंद्र कहा जाता था। ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है, वाणिज्यिक केंद्र कहा जाता था। अब हुंडी क्या है, हुंडी एक दस्तावेज कहा जाता था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। ठीक है, कि मार्केट में जहां पे वो सामान बेचते थे, जहां पे वो सामान खरीदते थे या बेचते थे, तो उस टाइम पे उनको एक, आजकल हमको स्लिप मिलती है, ठीक है, तो इसी तरीके से उनको एक ऐसा दस्तावेज दिया जाता था जिसके अंदर उसका जो ब्यौरा था, जमा की गई जो रकम है वो लिखी रहती थी, और हुंडी को कहीं भी अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई रकम प्राप्त की जा सकती थी। ठीक है, हुंडी एक दस्तावेज है। मक्का का प्रस्थान द्वार किसको बोला जाता था, सूरत। और किबला क्या था, मैंने बताया था, किबला पश्चिम की ओर की दिशा, ठीक है, जिसको मक्का की दिशा भी कहा जाता था। तो ये दोनों इस तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा गाइस, तो जाके आप लोगों के माइंड में बैठेगा। ठीक है, मक्का का प्रस्थान द्वार सूरत को बोला जाता था। ठीक है, गुमाश्ता यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की
व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी, जिनको गुमाश्ता बोला जाता था, जो कि व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करते थे, यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनियों के थे। ठीक है, यूरोप की कंपनी में जो व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे उनको गुमाश्ता कहा जाता था। अब मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। ये लाइन आई थी इसलिए मैंने ये लिखी है, अदरवाइज हम लोग अगर इन जनरली इसको पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये लाइन आई थी, मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। किसने बनाया था? हॉलैंड वासियों ने। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे व्यापारिक नगरों के बारे में। नगरों के हमने स्टार्टिंग में 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, उसमें से एक ये है। तो कौन कौन से नगर थे? बंबई, कलकत्ता और मद्रास, बताया था मैंने तभी। ठीक है, नगरों का उदय हुआ कब? 18वीं शताब्दी में। जो आज प्रमुख महानगर हैं, बुनकर व सौदागर, यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों व शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन क्या आया था गाइस अब इसमें से कि पहले क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं इसको, फिर देखते हैं। ठीक है, कि जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठरियों में अपने आवास बनाए। अब इसमें से कई क्वेश्चन आए थे। कौन कौन से आ चुके हैं? कि पहले तो व्यापारिक नगर कौन से हैं? बंबई, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आता है कि ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था? ब्लैक टाउन्स में देसी व्यापारी रहते थे, इंडियन व्यापारी जो होते थे, इंडिया के जो ट्रेडर्स थे वो रहते थे उसके अंदर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आया था कि जो गोरे शासकों ने मद्रास में कौन सी जगह पर अपनी जो कोठियां हैं वो बनाई थी? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम नाम की जो कोठियां हैं वो बनाई थी। ये 3 क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, गलत मत करिए। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था जो अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार कर भारत पहुंचा था। याद रखना वास्को डी गामा के बारे में। कोलंबस डिस्कवर अमेरिका 1492। अमेरिका की खोज किसने करी? कोलंबस ने। कब करी? 1492 में। ठीक है, अब देखिए लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई प्रतिमाएं। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बाकी का हम कल करेंगे 7th चैप्टर। देखिए लिप्त मोम तकनीक किससे बनती थी? क्या चीज थी? कौन सी टेक्निक थी जिससे कि मूर्तियां बनाई जाती थी या चीजें बनती थी? ये था कांसा, एक मिश्र धातु होती थी जो तांबे और रांगे यानी के टिन के मेल से बनती थी। देखो वही क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन है किसमें से आया था कि कांसा जो है वो किस मिश्रित धातु है, तो वो किस धातु से बनी थी, किस धातुओं के मेल से बनी थी? तो 2 धातुओं के मेल से, तांबे और टिन के। तांबा और या रांगे और या फिर टिन भी कहते हैं उसको, तांबे और टिन के मेल से बनी है कांसा। ये क्वेश्चन आ चुका है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, इसमें से किस तरीके की आवाज आती थी? जब इसके ऊपर अगर हम कोई भी चीज से मारकर देखें तो इसमें से घंटे की तरह जो मंदिर में जो घंटा लगा होता है उसकी आवाज, उस तरीके से इसमें से आवाज आती थी। अब चोल कांस्य मूर्तियां, ये जो मूर्ति दिखा रखी है यहाँ पर, ये कांस्य मूर्तियां हैं जिसको हम लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती हैं। लुप्त मोम तकनीक के थ्रू हम इसको जानते हैं। देखिए कांस्य मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां हैं ये। अब लुप्त मोम तकनीक क्या थी कि पूरा पढ़ते हैं इसको सॉरी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। ठीक है, कि पहले एक मोम से एक स्टैचू बनाया जाता था, उसके बाद जब ये थोड़ा सूख जाता था इसको चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता था और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसको फिर गर्म किया जाता था। अब मिट्टी है, जैसे हम मटका बनाते हैं, ठीक है, मटका जब बनता है, कुम्हार बनाता है तो उसको बिल्कुल सख्त करने के लिए उसको पकाता है, थोड़ा सा सूख के छोड़ देता है और उसके बाद उसको गर्म जो आग है उसके अंदर तपाता है वो, जिससे कि वो टाइट हो जाती है। इसी तरीके से जब वो
सूख जाती थी तो उसको फिर गर्म किया जाता था और उसके आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। ठीक है, कि पहले मोम से एक स्टैच्यू बनाया, कोई मूर्ति बनाई, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, जब वो सूख गया तो चिकनी मिट्टी की परत चढ़ाई, उसके सूखने के बाद उसको गर्म किया जाता था। ठीक है, और जो चिकनी मिट्टी की जो परत थी उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था, उसके जरिए जितना भी जो मोम है वो सारा बाहर निकल जाता था और बाहर क्या बचता था, मिट्टी की जो परत थी वो उससे बनी हुई जो मूर्ति थी वो बच जाती थी। फिर क्या होता था, बाद में जब वो टाइट हो जाता था, बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल सख्त हो जाती थी, उसी छेद के जरिए जो है, जो धातु है कांसे की बनी होती थी, तो कांसा जो है वो उसी छेद के जरिए उसके अंदर दोबारा से भर दिया जाता था। ठीक है, उस मिट्टी का जो छेद होता था चिकनी मिट्टी के जरिए दोबारा से उसमें भर दिया जाता था और जब वो धातु ठंडी हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी जो है उसको तोड़ के उसको हटा दिया जाता था और उसको फिर साफ करके चमका देते थे। ठीक है, तो यही है लुप्त मोम तकनीक। कहाँ कब बनी थी लुप्त मोम तकनीक, क्वेश्चन अगर आया तो ये चोल कालीन कांस्य मूर्तियां हैं जो लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई थी चोल साम्राज्य के टाइम में, याद रखिएगा। ठीक है, और कांसा किससे बना था, तांबा और टिन के मेल से बना था, जिसमें घंटे की जैसी जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती थी। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लिपकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। कौन सी धातु, कांसा। ठीक है, जब वो धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का लेसन नंबर 5 एंड 6। कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, आप लोगों को जवाब डेफिनेटली मिलेगा। एंड यस, कोई अगर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, सीटेट की पेडागोजी से रिलेटेड हो, सोशल स्टडी से रिलेटेड हो, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करके अवेलेबल करवा सकती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच और कल मिलते हैं लेसन नंबर 7 पे। अगर लेसन नंबर 7 ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो 7 और 8 हम 2 चैप्टर करेंगे, उसके बाद हमारे 2 चैप्टर और बच जाएंगे। ये हम लोगों का इस बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 ही लेसन है जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, आप लोगों के लिए लास्ट ईयर के पेपर भी लेकर आऊंगी मैं, तो जितना हो सके भाई गाइस रिवाइज करिए आप लोग। ठीक है, तो 10 लेसन है इस चैप्टर के अंदर मेडिवल पीरियड की जो है, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, देन फिर हम जाएंगे ज्योग्राफी एंड सिविक्स के ऊपर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं कल दोबारा से 2 बजे दोपहर में ही। तो थैंक यू सो मच एंड यस, रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए इनको, जिससे कि आपके माइंड में ये चीजें बैठ जाएं और क्वेश्चन जो है आप गलत ना कर आओ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे मैसेज जरूर करिए। ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।